Hello, Assalamu alaikum. So in this lecture we will talk about phylum Annelida. एनिलिडा के बारे में स्टार्ट करते हैं। एनिलिडा को बेसिकली एनिलिडा सबसे पहले तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप एनिलिडा के अंदर के ऑर्गेनिज़म्स देखेंगे तो उनके अंदर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। एंड एनुलस मींस रिंग्स। सो इस एनुलस के वर्ड की वजह से ये एनिलिडा का लफ्ज़ निकला है, इसीलिए इनको एनिलिडा कहा जाता है। और जिस तरह आप ये देख रहे हैं तो जो वर्म्स होते हैं एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा के अंदर ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस तरह इलोंगेटेड होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन इस तरह सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं, इसीलिए इनको सेगमेंटेड वर्म्स भी कहा जाता है। इसके अलावा जितने भी दुनिया के अंदर जितने भी वर्म्स हैं ना, तो उनकी वैसे बाकी फाइलम के अंदर, फाइलम प्लेटीहेल्मिंथस के अंदर भी वर्म्स मौजूद हैं, नीमाटोडा के अंदर भी वर्म्स मौजूद हैं, लेकिन उन तमाम वर्म्स में जो एनिलिड्स हैं वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ की जहाँ तक बात की जाए 15,000 हैं एंड सेगमेंट्स आर रिंग लाइक। ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम कि इनकी जो सेगमेंटेशन होती है बॉडी पार्ट्स में डिवाइडेड होती है और जो पार्टीशंस होते हैं वो इस तरह रिंग लाइक होते हैं। सेगमेंट्स आर रिंग लाइक। अच्छा, इस सेगमेंटेशन को, जिस तरह की सेगमेंटेशन एक एनिलिडा के ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है उसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसे कहा जाता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल ये अगर सेगमेंटेशन है तो सेगमेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बाहर से ऑर्गेनिज्म इस तरह दिखे कि ये इस तरह पार्ट्स में डिवाइडेड है, बल्कि जो पार्ट बाहर से आपको डिवीज़न नज़र आता है उसी पार्ट के अंदर ऑर्गन्स भी डिवाइडेड हो चुके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गन यहाँ इस पार्टीशन में मौजूद है तो मोस्ट प्रोबेबली वो इस पार्ट में दोबारा रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, तो मीन्स सेगमेंटेशन एक्सटर्नली भी है और इंटरनली भी सेगमेंटेशन मौजूद है। ऑर्गन्स जो हैं वो यहाँ पे अलग हैं, यहाँ पे अलग हैं, यहाँ पे अलग हैं। कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं बॉडी के जो कि पूरे अर्थवर्म में एक ही तरह के होते हैं, बार बार रिपीट नहीं हो रहे होते, बल्कि लेकिन ज़्यादातर जो ऑर्गन्स हैं वो बार बार रिपीट भी हो रहे होते हैं। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट जो सेगमेंटेशन है वो एक्सटर्नल भी है और प्लस कोइंसाइड विद इंटरनल सेगमेंटेशन। इस तरह की सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। एक्सटर्नल प्लस इंटरनल सेगमेंटेशन अगर दोनों तरह से हो, मींस ऊपर से बाहर से तो आपको ये इस तरह सेगमेंटेशन नज़र आ रही है, लेकिन ये दो, फॉर एग्जांपल दीज टू आर ऑर्गन्स, यही दो ऑर्गन्स यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज़ स्टमक, दिस इज़ लिवर, तो ये स्टमक और लिवर यहाँ पे इस सेगमेंट्स के लिए अलग होंगे, इसके लिए अलग होंगे, तो इस तरह ये ऑर्गन्स भी रिपीट हो रहे होते हैं। अगर हम रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन्स की बात करें कि हर एक सेगमेंट में ऑर्गन बार बार रिपीट कौन कौन से होते हैं, तो सबसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं, जो एक्सक्रीशन में काम आते हैं, वो हर सेगमेंट के लिए अलग अलग हैं। हर सेगमेंटेशन के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अपने अपने होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हर सेगमेंटेशन के अंदर अलग अलग होते हैं। और पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्गन्स मीन अगर हम उन ऑर्गन्स की बात करें जो बार बार रिपीट नहीं होते बल्कि थ्रू आउट द ऑर्गेनिज्म एक ही होता है वो ऑर्गन पूरा, तो एक गट है। गट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम, GIT। ब्लड वेसल जो थ्रू आउट द वर्म्स एक सेगमेंट से दूसरी सेगमेंट के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, इसलिए इसे पेनिट्रेशन ऑफ पेनिट्रेटिंग ऑर्गन्स कहते हैं। और नर्व कॉर्ड मीन्स जो नर्वस सिस्टम से ताल्लुक़ रखने वाला न्यूरॉन, जिसे आप नर्व कह लो, वो भी थ्रू आउट द बॉडी ऑफ एनिलिड जो है वो सफ़र कर रहा होता है, किसी एक सेगमेंट में अलग और दूसरे में अलग नहीं होता। सो ये सेगमेंटेशंस आपने याद रखनी है। अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाएं तो ये जनरल टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ, बॉडी जो है इनकी बायलैटरल सिमेट्री है, मतलब आप किसी एक प्लेन में अर्थवर्म को, जो अर्थवर्म है आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बुक में डायग्राम्स मौजूद हैं, दीज आर बेसिकली टिपिकल एनिलिड्स, इस तरह ये सेगमेंटेशन है। तो अब चाहे ये एनिलिड हो चाहे ये एनिलिड हो, इस तरह मैं इसको शुरू से लेकर आखिर तक अगर इस तरह काटूँ तो ही मैं इसको दो लेफ़्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। इस तरह बीच से काटने से ये दो पार्ट में इक्वल डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये डिवीज़न यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, तो इससे मोस्ट प्रोबेबली दो इक्वल हाफ्स में भी पॉसिबल हो कि ना बने। तो इसीलिए सिर्फ एक प्लेन में इसको डिवाइड करना मुमकिन है, जिसकी वजह से ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है। जहाँ तक इसके जाइगोट की बात की जाए तो जाइगोट से जब एक एडल्ट बनता है तो जाइगोट के अंदर 3 लेयर्स बनती हैं, मीन्स इट इज़ अ ट्रिप्लोब्लास्टिक। और एक एडल्ट एनिलिड के अंदर ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद होती है, सो मीन्स इसे इट इज़ अ सीलोमेट ऑर्गन।
ये जो एनिलिड्स हैं ये सारे के सारे सीलोमेट्स हैं, मीन्स हैविंग ट्रू बॉडी और कैविटी विच इज़ कॉल्ड एज सीलोम। ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, फेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फेट ऑफ, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बेसिकली, यहाँ पे ब्लास्टोपोर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्रोटोसोम लिखा हुआ है। सो फेट ऑफ दिस मस्ट बी ब्लास्टोफोर। ओके, सो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है फेट ऑफ ब्लास्टोफोर है बेसिकली, जिसके अंदर ये जो एनिलिड्स हैं ये बेसिकली बाय दिस नेचर ये प्रोटोसोम है। मीन्स कि जो ब्लास्टोपोर जाइगोट के अंदर बनता है एम्ब्रियो के अंदर, वो एक एडल्ट के अंदर माउथ बनाता है। इनका जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक भी है, पानी में भी रहते हैं और खुश्की पर भी रहते हैं। पानी में भी ये फ्रेश वाटर में भी हैं और कुछ जो एनिलिड्स हैं वो मेरीन वाटर के अंदर भी होते हैं। अच्छा, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो एनिलिड्स हैं, वो ज़्यादातर आपको मिट्टी के अंदर दबे हुए मिलेंगे, छुपे हुए मिलेंगे, मींस बरोइंग इन बरोइंग फॉर्म्स। न्यूट्रिशन की अगर बात करें, मोड ऑफ लिविंग, फ्री लिविंग है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, बेस नहीं करते। लेकिन यहाँ पे फ्री लिविंग लिखा तो है, लेकिन इसकी एक क्लास है जो पैरासाइट की है, मीन्स वो डिपेंड करते हैं अपने होस्ट के ऊपर। लेकिन ये जो बात मैंने लिखी है ये मेजॉरिटी के लिए है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एनिलिड्स जो हैं वो फ्री लिविंग है। अच्छा, जहाँ तक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो फ़िल्टर फीडर्स हैं, मतलब फ़िल्टर करके अपना खाना खाते हैं। मछलियों के ये एक हिस्टोरिकल बात जो है मुझे पता चली थी जब अपने टाइम पे हम पढ़ते थे। बड़ी मछलियों से जैसे कोई खाना बच जाता है तो वो पानी में मिक्स हो जाता है और उस पानी को, उस वाटर को फ़िल्टर करके उससे अपनी जो खुराक जो यहाँ बच गई है उस खुराक को हासिल करते हैं एनिलिड्स। कुछ जो हैं, कुछ एनिलिड्स सेप्रोट्रोफ्स भी हैं, मीन्स डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को तोड़कर अपना खाना हासिल करते हैं। और कुछ, जैसे कि मैंने अभी बात की, पैरासाइट के फॉर्म में भी होते हैं जो होस्ट से अपना खाना हासिल करते हैं। बॉडी सिस्टम्स की, अगर हम इनकी बॉडी सिस्टम्स की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास जो है वो ट्यूब लाइक है। इनके पास एक तरफ माउथ होता है, दूसरी तरफ एनस होता है, और एक पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही गट होती है जो सेगमेंट टू सेगमेंट पेनिट्रेट करती है। शुरू से आखिर तक एक ही जीआईटी इनके पास मौजूद होता है जो इनका डाइजेशन संभालता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन से ताल्लुक़ रखने वाला जो सिस्टम है उसे मेटानेफ्रीडिया कहा जाता है, नेफ्रीडी भी कहा जाता है। इन बुक पे नेफ्रीडिया लिखा हुआ है, लेकिन दरअसल इसको मेटानेफ्रीडिया कहा जाता है। इनके पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उन्हें मेटानेफ्रीडिया कहा जाता है। ठीक, फॉलो खैर आप बुक को कीजिएगा, क्योंकि जो मार्क्स हैं वो आपको अनफॉर्चुनेटली बुक के हिसाब से मिलते हैं, लेकिन ये एक रियलिटी है जो आपको पता होनी चाहिए। बट इन, ठीक है, ओरिजिनल इट इज़ मेटानेफ्रीडिया। सेकेंड ईयर में भी आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, सेकेंड ईयर में मेटानेफ्रीडिया लिखा हुआ है। ओके, जो इंटीरियर एंड है एक्सक्रीटरी सिस्टम के दो ओपनिंग्स हैं। जो ओपनिंग अंदर की साइड है, बॉडी के अंदर की तरफ है, वो सीलिएटेड होती है, उसमें सीलिया होते हैं, और ये सीलिया जो है ये मूव करते हैं टू एंड फ्रो। तो बॉडी कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है वो इस पोर के थ्रू, दिस इज़ अ पोर, इस पोर के थ्रू अंदर जाता है और इसी तरह फिर सफ़र करके दूसरी तरफ से बॉडी के बाहर जाता है अनवांटेड मटेरियल जिस पोर से, जिस होल से बाहर जाता है, दैट होल इज़ कॉल्ड एज नेफ्रीडियोफोर। ये मैंने इसकी डिटेल लिख दी है, ठीक है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। वर्बली मैंने आपको सब बता दिया है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज टाइप होता है, मीन जो इनका बॉडी कैविटी है, उस बॉडी कैविटी के अंदर ब्लड बाहर नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ ब्लड वेसल्स के अंदर होगा। और इनके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, इनका ब्लड रेड होता है कलर में बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। रिस्पायरेशन की अगर बात की जाए तो इनके पास कोई स्पेसिफिक रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होता। वो इस वजह से कि इनका जो बॉडी सरफेस है, इनकी जो स्किन है वो इतनी थिन होती है कि उससे आराम से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आर पार जा सकती है। मींस सिंपल डिफ्यूजन के अमल से ये अपनी गैसेज एक्सचेंज का अमल परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से इनके पास कोई स्पेसिफिक रिस्पायरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है। सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट का मतलब बेसिकली स्केलेटन की बात की जा रही है यहाँ पे। इनके पास कोई बोनी या कार्टिलेजिनस सिस्टम नहीं होता। ऑल दे आर हैविंग इज़ दैट इनके पास बॉडी कैविटी के अंदर, बॉडी स्पेस के अंदर फ्लूइड होता है, वाटर होता है, जो बेसिकली स्केलेटन का काम करता है, जिसकी वजह से इसको हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन कहते हैं।
हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन इनको मूवमेंट में, लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा होता है। लोकोमोशन में कैसे हेल्प कर रहा होता है वो हम लोकोमोशन के अंदर ही पढ़ लेते हैं। बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं जो इनको ज़्यादातर लोकोमोशन में हेल्प आउट कर रही होती हैं। सबसे बेसिक तो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन ही है ऑफ कोर्स। इसके बाद इसका जो बॉडी वॉल है, ये जो बॉडी वॉल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पूरा डायमीटर है बॉडी वॉल का, इस बॉडी वॉल के अंदर कुछ मसल्स आपको इस तरह के नज़र आते हैं। जब आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हो, कुछ मसल्स इस तरह सर्कुलर नज़र आते हैं जो बॉडी के अकॉर्डिंग इस तरह से सराउंड कर रहे होते हैं बॉडी को, और कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो सर्कुलर मसल्स की बाहर या अंदर की तरफ जो है, ज़्यादातर वो बाहर की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ सर्कुलर मसल अंदर की तरफ होते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो बजाय इस तरह की फॉर्मेशन के बॉडी की लंबाई की जानिब होते हैं, इस तरह से अटैच होते हैं बॉडी में। अब जैसे सर्कुलर मसल्स हैं, अगर वो इस तरह से अटैच हैं बॉडी के सर्कल की तरह, बॉडी को सर्कल कर रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो बॉडी को सर्कल नहीं करते बल्कि बॉडी वॉल के अंदर इस तरह लंबाई में प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प आउट करते हैं। लोकोमोशन में हेल्प आउट किस तरह करते हैं कि जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो एक के बाद एक करके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो लंबाई के अंदर मौजूद है, लेंथ के अंदर मौजूद है, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से अर्थवर्म की जो लंबाई है वो कम हो जाती है, और फिर सर्कुलर मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से वो लंबाई, जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो अर्थवर्म की लंबाई जो है वो दोबारा ज़्यादा हो जाती है। तो अर्थवर्म अपने किसी भी बॉडी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर, जैसे अगर आपको मैं इस डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ, तो ये जो अर्थवर्म है तो इसकी बॉडी वॉल में शुरू से आखिर तक सर्कुलर मसल्स भी हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ये जो अर्थवर्म है ये इस तरफ मूव करना चाह रहा है, आगे की तरफ मूव करना चाह रहा है, इस तरफ ये बेसिकली मूव करना चाह रहा है। तो इस रीजन में पहले तो इसके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ की जो लंबाई है वो कम हो जाएगी और आगे की तरफ कम होगी। इसका ये वाला पार्ट जो है वो स्टेशनरी रहेगा। यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये इस पार्ट के नज़दीक जाएगा। फिर इसी पार्ट में सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये वाला पार्ट स्टेशनरी रहेगा और ये वाला पार्ट आगे की तरफ जाएगा सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से, जिसकी वजह से ये पार्ट जो पहले यहाँ था अभी यहाँ चला जाएगा। तो इस तरह सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की ऑल्टरनेट एक के बाद एक करके कॉन्ट्रैक्शन से जो है अर्थवर्म स्पेस बाय स्पेस मूव कर रहा होता है। ठीक है, रेंग के मूव कर रहा होता है। इस तरह थोड़ा थोड़ा आगे जाता है सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और लॉन्गिट्यूडनल मसल की कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल जो हैं ये बेसिकली अंदर मौजूद हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनका हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन भी लोकोमोशन में हेल्प आउट कर रहा होता है। इसके बाद इनके पास एक और ऑर्गन है जिसकी मदद से ये अपने आप को सॉइल में, मिट्टी में या पानी में किसी चीज़ के साथ अपने आप को जकड़ के रखते हैं, अटैच होके रहते हैं, ताकि मूवमेंट के दौरान ये कहीं आगे पीछे फिसले नहीं या जगह तब इनकी चेंज ना हो। तो वो जो एंकरिंग ऑर्गन्स हैं जो इनके पास है, जिनकी मदद से ये अपने आप को किसी जगह से अटैच रखते हैं ड्यूरिंग मूवमेंट, ड्यूरिंग लोकोमोशन, उन्हें सीटी कहा जाता है। सीटा इज़ सिंगुलर एंड SETA इज़ सिंगुलर एंड SETAE इज़ प्लूरल। और फॉर एग्जांपल इस तरह अगर अर्थवर्म है तो इसके बॉडी सेगमेंट से इस तरह के प्रोजेक्शंस बाहर की तरफ आते हैं, उन प्रोजेक्शंस को चिएटा या सीटी कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो फॉर लोकोमोशन, जो कि ये काम करते हैं कि लोकोमोशन के दौरान ये जो है वो अपनी जगह पर कायम दायम रहें, अपनी जगह पर। जैसे हम पैर इस्तेमाल करते हैं किसी जगह पर खड़े रहने के लिए, तो ये इस तरह ड्यूरिंग लोकोमोशन अपनी जगह को फिक्स रखने के लिए सीटी इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने एक अलग सी डायग्राम बना दी है। ये बॉडी सेगमेंट्स हैं जिनसे इस तरह के प्रोजेक्शंस बाहर निकले हैं, सो दीज आर कॉल्ड एज सीटी। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है विच इज़ कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी मौजूद हैं, ओवरीज जिसे कहते हैं, और मेल सेक्स ऑर्गन्स यानी कि टेस्टिस भी मौजूद हैं, और वो एग्स भी बना सकता है और स्पर्म्स भी बना सकता है, दोनों चीज़ें बना सकता है एक ही बॉडी के अंदर। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को मोनोइशियस कहा जाता है और बाइसेक्सुअल कहा जाता है, लेकिन इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ के साथ साथ इसे हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है।
ठीक है। हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, मोनोइशियस, ये सारी की सारी सेम टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जिसका मतलब होता है दोनों किस्म के सेक्सेस रखने वाला ऑर्गेनिज्म। तो जो अर्थवर्म्स हैं इनके अंदर कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिलिड्स हैं, एनिलिड्स जो हैं उनके अंदर आपको सेपरेट सेक्सेस भी मिलते हैं, मतलब या मेल या फीमेल, और हर्माफ्रोडाइट भी मिलते हैं, मतलब दोनों ऑर्गन्स उनके पास मौजूद होते हैं। अच्छा जी, जिन एनिलिड्स के पास दोनों ऑर्गन्स मौजूद हैं तो वो बेसिकली अपने ही एग्स को अपने स्पर्म से फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम ये लोग सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशन में करते हैं। नॉर्मली ये हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, मींस एक एनिलिड है, एक एनिलिडा का मेल स्पर्म जो है वो दूसरे एनिलिड ऑर्गेनिज्म के फीमेल एग्स को फर्टिलाइज़ कर रहा होता है। इसके बाद जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है स्पर्म और एग से, तो जाइगोट जब डेवलप होता है तो वो एक लार्वा के अंदर डेवलप होता है, और वो लार्वा कहलाता है ट्रोकोफोर लार्वा। ये भी एक एमसीक्यू का पॉइंट बनता है कि एनिलिड्स का जो लार्वा है वो क्या कहलाता है। यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी भी है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एज पैरापोडिया। पैरापोडिया क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये एक पूरा अर्थवर्म है, इसके पास बहुत सारे बॉडी सेगमेंट्स हैं, तो इसका जो ये एक बॉडी सेगमेंट, इस पर अगर आप गौर करें तो ये एक बॉडी सेगमेंट है, मैंने यहाँ से कोई एक बॉडी सेगमेंट निकाल दिया है। इसके पास इस तरह का सीटी भी है जिसकी मदद से ये अपने आप को ज़मीन में या किसी भी जगह पे अटैच रखता है। तो बेसिकली ये सीटी या चिएटा जो है बॉडी सेगमेंट के जिस पार्ट से अराइज होता है, दैट पार्ट इज़ कॉल्ड एज पैरापोडिया। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद इसका एक और लेक्चर होगा, छोटा सा लेक्चर होगा जिसमें हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे। ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।